NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिका को एक बार फिर एक गोलीकांड ने दहला दिया है। इस बार गोली के निशाने पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खास आया है। ट्रंप के प्रमुख सहयोगी राइट विंग युवा कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्क को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय सबके सामने गोली मारी गई। इससे तेजी से बढ़ते संयुक्त राज्य अमेरिका में और अधिक राजनीतिक हिंसा की आशंका पैदा हो गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि 31 साल के चार्ली कर्क की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ग्रेट, और यहां तक कि लेजेंडरी चार्ली कर्क की मृत्यु हो गई। ट्रंप के लिए चार्ली कर्क कितना अहमियत रखता था, यह इस बात से दिखता है कि 79 वर्षीय राष्ट्रपति ने रविवार तक सरकारी भवनों पर झंडों का आधा झुकाने का आदेश दे दिया। राष्ट्रपति के आदेश के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने अमेरिकी झंडे झुका दिए। गोलीकांड को जिसने भी अंजाम दिया वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दी है। नेपाली सैनिकों ने व्यवस्था बहाल करने और आंदोलन की आड़ में संभावित हिंसा को रोकने के लिए सड़कों पर गश्त की। अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है। हिंसक प्रदर्शनों के कारण 9 सितंबर को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। अब ओली को एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने एक इमोशनल अपील की है। यह चिट्ठी, जैसा कि ओली ने खुद बताया है, उन्होंने शिवपुरी से लिखी है और यह ऐसे समय में सामने आई है जब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व PM देश छोड़कर जा चुके हैं। पूर्व PM ओली ने लिखा कि डियर जैन जी, आज मैं शिवपुरी के एकांत सुरक्षा क्षेत्र में नेपाली सेना के सैनिकों से घिरा बैठा हूं और तुम्हें याद कर रहा हूं। मेरे हृदय में सिर्फ आपके चेहरे ही बसे हुए हैं। मैं जहां भी जाता हूं, जब भी छोटे बच्चों को देखता हूं, तो वो तुरंत मेरी बाहों में दौड़कर आ जाते हैं। उनकी मासूम हंसी मुझे अपार खुशी से भर देती है। सच कहूं तो बच्चों के बीच रहना मुझे रोमांचित कर देता है। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन शासन परिवर्तन के कठिन संघर्ष के दौरान उस समय की सत्ता ने जो क्रूर अत्याचार किए, उसकी वजह से मैं संतान सुख से दूर रह गया। फिर भी पिता बनने की इच्छा मेरे अंदर ना कभी मरी और ना ही कभी फीकी पड़ी। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम इस महीने के अंत में टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिर से पेरिस ओलंपिक भाला फेंक फाइनल की तरह मुकाबले के लिए तैयार हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन चोपड़ा 13 से 21 सितंबर के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि नदीम पाकिस्तान के एकमात्र एथलीट हैं। नदीम ने अगस्त 2024 में पेरिस में 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ चोपड़ा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तब से दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले हैं, पर अब 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद टोक्यो में उनका आमना सामना होने वाला है, जिससे यह ओलंपिक और विश्व चैंपियन के बीच मुकाबला होगा। 27 साल के चोपड़ा गत चैंपियन होने के नाते पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पा चुके हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग अवधि के दौरान कई बार 85.50 मीटर का क्वालिफाइंग मानक भी पार किया है। वहीं 28 साल के नदीम ने मई में दक्षिण कोरिया में एशियाई चैंपियनशिप में 86.40 मीटर के थ्रो के साथ क्वालिफाइंग मानक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक फाइनल के बाद नदीम ने एकमात्र इसी स्पर्धा में हिस्सा लिया है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाए और ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, तस्वीरों और AI जनित अश्लील सामग्री का अवैध रूप से उपयोग करने से रोका जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति तेजस करिया ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों और गूगल LLC सहित प्रतिवादी प्लेटफॉर्म्स को याचिका में पहचाने गए URL को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि गूगल नोटिस प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर याचिका में पहचाने गए URL को हटाएगा और अक्षम करेगा और ब्लॉक करेगा। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनकी तस्वीर, आवाज और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डीप फेक और AI जनरेटेड वीडियो, वॉलपेपर, मर्चेंडाइज और नकली ऑटोग्राफ तक शामिल हैं।
याचिका में यह बताया गया कि अभिषेक की छवि व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल कर अनाधिकृत डीपफेक और व्यावसायिक मर्चेंडाइज बनाए जा रहे हैं। इस मामले में 14 प्रतिवादी बनाए गए हैं और करीब 175 उल्लंघनकारी लिंक की पहचान की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और फेमस बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ और संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। बच्चों ने आरोप लगाया कि प्रिया ने उनके पिता की वसीयत में हेरफेर करने की कोशिश की है। इसी बीच अब एक महिला और है जो करिश्मा कपूर के बच्चों के साथ खड़ी हो गई है। उन्होंने इसे बेहद अच्छा कदम बताया। करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी की थी और अब उनकी मौत के बाद प्रिया सचदेव का कहना है कि उनकी संपत्ति की हकदार सबसे पहले वो होंगी। इसी को लेकर संजय कपूर की मां और बहन दोनों ने सवाल उठाए थे। अब करिश्मा के दोनों बच्चे भी अपना हिस्सा चाहते हैं और जिस वजह से वे कोर्ट पहुंचे हैं, ऐसे में उन्हें सपोर्ट करते हुए जो महिला सामने आई है वह कोई और नहीं बल्कि संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ है। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मामले में खुलकर करिश्मा के बच्चों का साथ दिया है। बिहार में हो रहे अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की वर्तमान सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और उप मुख्यमंत्री के आवास से अपराध की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल भी पटना में हत्याएं हुई, लगातार बिहार में हत्या हो रही है। अब तो अपराध की प्लानिंग उप मुख्यमंत्री के घर से शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार में 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई देखने वाला नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में इंजीनियर के यहां हुई छापेमारी और करोड़ों रुपए मिलने को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मंत्री जी बताइए, जांच क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मंत्रियों का पैसा भी अवैध संपत्ति में शामिल है और कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं। राजस्थान अपने पर्यटन के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बाहर से आए पर्यटकों को अक्सर किसी एक ही शहर में अलग अलग पर्यटक स्थलों पर जाने की पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे में अक्सर उन्हें खुद ही गाइड, होटल, स्थानीय लोगों या दूसरे लोगों से पूछताछ कर या खुद ही जानकारी जुटाकर पर्यटन की योजना बनानी होती है। लेकिन अब राजस्थान में पर्यटकों के लिए विशेष बसें चलाने की तैयारी हो रही है, जो पर्यटक स्थलों के चक्कर लगाएंगी। विदेशों में चलने वाली हॉप ऑन हॉप ऑफ बसों के समान पर्यटक इन बसों से उन स्थानों पर उतर भी सकेंगे और इन्हीं से वापस आ भी सकेंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में फ्लिक्स बस कंपनी की बसों के माध्यम से राजस्थान की विरासत को दर्शाने वाले विशेष अभियान का शुभारंभ करते हुए ये जानकारी दी। दिया कुमारी ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से हेरिटेज ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ किया। राजस्थान पर्यटन विभाग ने जर्मनी की कंपनी फ्लिक्स बस के साथ साझेदारी की है। इसके तहत यह कंपनी भारत और इंग्लैंड में अपनी बसों पर राजस्थान के पर्यटन का प्रचार करेंगी। भारत में जयपुर, दिल्ली तथा हरिद्वार, देहरादून मार्ग पर चलने वाली बसों पर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों और गाथाओं को प्रदर्शित किया जाना शुरू हो चुका है। एसआई भर्ती रद्द होने के फैसले पर रोक लगने के बाद एक बार फिर गहमागहमी बढ़ चुकी है। एसआई भर्ती रद्द करने के लिए आंदोलन करने वाले आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि हमारी संवेदनाएं अभ्यर्थियों के साथ हैं। भर्ती परीक्षा में करीब 600 फर्जी थे और ईमानदार 260 के आसपास। अब भर्ती रद्द भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बेनीवाल ने अभ्यर्थियों के लिए कहा कि फिर से 1800 वैकेंसी आ रही हैं तो फिर से तैयारी कर लो। हम भी तो 25 साल से लड़ रहे हैं, कौन सी सरकार बन गई, अब तुम भी 1 साल लड़ लो। उन्होंने कहा कि नौकरी सब कुछ नहीं है और वैसे भी कोई ईमानदारी से सेवा करने के लिए थानेदार थोड़े बनता है, कोई सेवा के लिए थोड़े आता है। वो तो यही सोचता है कि मंथली कितना हो और मलाई कितनी मिले। बेनीवाल ने कहा कि साल 1997-98 में जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, आज थानेदार बनने के बाद करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। हमारे जैसे लोग गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे हैं, 10 साल बाद भी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। केंद्र सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर रहे, जहां वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम में ही रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर के 2 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों रेलवे स्टेशनों के नामों में जयपुर जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को इन रेलवे स्टेशनों को पहचानने में परेशानी ना हो। जिन रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की बात हो रही है उसमें गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उसमें जयपुर नाम भी जोड़ा जाएगा।
गांधीनगर रेलवे स्टेशन के नाम में जयपुर जोड़कर जयपुर गांधीनगर कर सकते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह गांधीनगर राजस्थान का है। उसी तरह खातीपुरा स्टेशन का नाम भी जयपुर खातीपुरा किया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए उन्हें आपस में बैठक कर इस पर फैसला लेने और सुझाव देने की बात कही है। राजस्थान की संस्कृति और यहाँ के रजवाड़ों का गौरव देश विदेश में हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसके चलते हर साल लाखों लोग यहाँ रेतीले धोरों की सुनहरी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करने आते हैं। यही वजह है कि राजस्थान बॉलीवुड शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। इसी के चलते हर साल कई सितारे यहाँ आते हैं। इसी को लेकर रामानंद सागर की सीता यानी एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने अपना राजस्थानी प्यार जाहिर किया है। उन्होंने राजस्थानी परिधान में अपना फोटोशूट करवाया, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसके अपलोड होने के बाद दीपिका के राजस्थानी लुक ने फैंस को काफ़ी इम्प्रेस किया। उन्होंने कई तस्वीरों के साथ ये वीडियो तैयार किया, जहां वह एक ही लुक में अलग अलग पोज देती नजर आ रही हैं। लोग उनके इस पोस्ट को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दीपिका ने हर लुक में पारंपरिक झलक दिखाई है। एक वीडियो में वे नारंगी रंग की पारंपरिक राजस्थानी राजपूताना पोशाक में नजर आ रही हैं। गोल्डन कढ़ाई वाले दुपट्टे में वह काफ़ी अधिक आकर्षक लग रही हैं, जिस पर जरी का वर्क है। उनका मेकअप और ज्वेलरी का सिलेक्शन बेहद खूबसूरत है। उन्होंने राजस्थानी नथ और बोरला को भी इसका हिस्सा बनाया, जो एक राजस्थानी महिला के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। NSE9 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।